बंधुआ मजदूरों की तरह महिलाओं को और दलितों को रखा जाता है। अब जाग रहे हैं हम, समझ रहे हैं तुम्हारी नीतियां। 25 इनको इनकी हत्या कर दी गई। एक उच्च जाति के 25 के करीब छुरे जो इनके पेट में घुस गए। कंगना राउत जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं वो सरकार के बेटा और बेटी हो जाता है, उसके पक्ष में पूरी सरकार खड़ी हो गई। कि जो एससी और एसटी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती थी उसकी भी आप लोगों ने कटौती कर दी। वो बेचारी क्योंकि वो दलित परिवार से संबंध रखती है तो 3,28,000 देने के लिए आप पंचायत करते हैं। सरकार को सर से उखाड़ फेंकना चाहिए। इनको ये पता नहीं कि जो विधवा है उनका पेंशन चाहिए, घर चाहिए, उनके बच्चे क्या करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे। कि अगर हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हम ऐसा हश्र कर सकते हैं, एक डर बिठाने के लिए। गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाता है और फिर रिपोर्ट इस तरीके से बनाई जाती है। भटक रही है, पेंशन के लिए भटक रही है, अपने जमीन के लिए भटक रही है, अपने घर बार के लिए भटक रही है, लेकिन आत्मस्मारक समानता कभी नहीं मिलेगी। ताजा उदाहरण आप देख लीजिए, राष्ट्रपति कोविंद का मंदिर में नहीं जाने दिया। आप उदाहरण देख लीजिए हमारे राजीव सहजल जी का मंदिर में नहीं जाने दिया। इनकी भतीजी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला हुआ, लेकिन विधायिका जी कहती है कि आप समझौता कर लीजिए। जब हम अपने ही लोगों को जिनको हमने इसीलिए वोट दिया, इस असेंबली में इसीलिए चुन के भेजा कि तुम जाएंगे और हमारे लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। आज तुम उन उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, तुम उन बड़े बड़े जमींदारों की बात कर रहे हैं, तुम उन ठेकेदारों की बात कर रहे हैं जो आए दिन हमारा खून चूसते हैं। एक एक आदमी को संगठित करेंगे और आज से ही इस लड़ाई की यहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर खिलाफ है तो हो जाने दो, जान थोड़ी है। यहाँ सिर्फ मुट्ठी भर धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ अपना ही मकान थोड़ी है। अरे सबका खून मिला है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं आशीष कुमार हूं, दलित शोषण मुक्ति मंच का राज्य सह संयोजक। आज हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार SC/ST वर्ग के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो अखिल भारतीय कोली समाज है, वाल्मीकि समाज है, रामदासिया समाज है, अम्बेडकर सभा है, कबीरपंथी समाज है, उन सभी संगठनों ने मिलकर एक व्यापक मंच का जो हमने गठन किया था, उस मंच के तले आज SC/ST की डिमांड्स को लेकर, जिसमें खासकर जो हमारी मांग सरकार से ये है कि SC/ST का जो बैकलॉग है वो भरा जाए, जबकि उसमें उच्च न्यायालय के भी निर्देश सरकार को, वीरभद्र सरकार के समय से है कि उसमें जो बैकलॉग भरते हैं उसको भरा जाए। दूसरा हमारा है जो 85वां संविधान संशोधन है जिसमें प्रमोशन में आरक्षण का, उसको लागू किया जाए और SC/ST सब कंपोनेंट प्लान को सही तरीके से लागू किया जाए। लेकिन जो सरकारें आज तक उसको कर नहीं रही है। स्टूडेंट्स का है आपका, उनको स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, हॉस्टल की सुविधा SC/ST वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो PTA का नियमितीकरण किया गया है, PTA के नियमितीकरण में अगर हम बात करें तो लेक्चरर अगर पूरे हिमाचल में देखें तो 1909 लेक्चरर को रेगुलर किया गया, जिसमें मात्र 107 SC वर्ग से आते हैं। जब सरकार से बात की जाती है तो कहते हैं कि इसमें कि कोई रोस्टर लागू नहीं हो सकता, कि पॉलिसी क्या नहीं है, लेकिन बाद में पॉलिसी बना के उनको रेगुलर कर दिया जाता है, जिसका जो सीधा नुकसान SC वर्ग को हुआ है। आप TGT देख लीजिए, मेडिकल, नॉन मेडिकल, 1112 टीचर भरे गए हैं, जिसमें मात्र SC/ST वर्ग के 48 या 58 के करीब लोग बनते हैं, उनको भरा गया, जबकि ये भी 190 या 200 के करीब ये बैकलॉग बनता है। आपका ओरिएंटेशन टीचर है, लैंग्वेज टीचर है, आपका हॉस्पिटल में देख लीजिए, आप आउटसोर्स कर्मी है, आपको सिर्फ सफाई कर्मचारी के अलावा दूसरे विभागों में जहां SC को प्रतिनिधित्व 15% मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए इन्हीं मांगों को लेकर हम सरकार के सामने आए हैं और सरकार आज रोजगार खत्म कर रही है और दूसरा
तो हमारे जो संगठन है समाज के अंदर, स्वर्ण संगठन है, हम किसी का विरोध करने यहाँ नहीं आए हैं या किसी का हक छीनने नहीं आए हैं, क्योंकि सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए आरक्षण का रोना रोके दूसरे संगठन को उत्तेजित करते हैं ताकि वो लड़ाई एक स्वर्ण और दलित समाज के बीच हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार नौकरियों का प्रावधान करे, सरकारी क्षेत्र में नौकरियों का सृजन करें और आपका अच्छे से रोजगार दें, तो ये आपको रोजगार देंगे तो भी आरक्षण वाली बात नहीं आएगी। और निजी क्षेत्र में हम आरक्षण की बात करें, आउटसोर्स के आधार पर जो भर्तियां हो रही है उसमें बैकडोर एंट्री हो रही है, जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है उसके आधार पर नियुक्तियां हो रही है, और जिसमें अछूता एसटी वर्ग रह रहा है, आज उनको भाई भतीजावाद के ऊपर रखा जा रहा है, कल पीटीए की तरह पॉलिसी बना देगी जिसमें एससी वर्ग को नाम मात्र के लिए उनको प्रतिनिधित्व मिलता है। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं। और एक ये दलित समुदाय की एकता भी है, एकता का परिचय भी आज पूरे हिमाचल में दिया है। और हम धन्यवाद भी करेंगे सभी जन संगठनों का जो आपके हमारे बीच आए हैं, अखिल भारतीय कोली समाज है, वाल्मीकि समाज है, रामदासिया सभा है और दूसरे अन्य संगठन, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में इस लड़ाई को हम और भी तेज करेंगे और तेज तरह लड़ाई के साथ तो दलितों के मुद्दों को उठाएंगे। क्योंकि 25 जिनको इनकी हत्या कर दी गई, एक उच्च जाति की हत्या, 25 के करीब छुरे जो इनके पेट में घुसे गए। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमारे अभी कंगना रनौत जी का थोड़ा डिस्प्यूट चला है आपका महाराष्ट्र सरकार के साथ, उसके पक्ष में पूरी सरकार खड़ी हो गई। वो कंगना रनौत जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं वो सरकार के बेटा और बेटी हो जाता है, लेकिन जो दलित वर्ग के खासकर गरीब वर्ग से दबे कुचले वर्ग से आते हैं वो बेटी नहीं होती। हमारा मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि हेमलता जिंदान जिसके पति को मारा गया, आप लोगों ने उसको अभी तक मुआवजा नहीं दिया। 8 लाख SC/ST एक्ट में प्रावधान था, आपने 20 लाख का वादा किया था, 12 लाख हो बचता है, उसकी पेंशन बंद कर दी गई। और आपका बिमला देवी, क्या आपकी बेटी रीजन क्या दिया गया? पेंशन बंद करने का रीजन ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जब उनको जॉब मिल गई है तो भी उसके प्रावधान के आप उनको पेंशन नहीं मिलती। लेकिन एक रीजन ये भी दे रहे हैं कि हमारे पास अभी फंड की कमी है, तो ये लॉ डिपार्टमेंट में उनकी फाइल गई है। लेकिन जो कानून बोलता है SC/ST एक्ट, उनमें पेंशन उनको मिलती है और वो कानून भी कहता है कि पेंशन भी मिलेगी, जॉब भी मिलेगी। और दूसरा, बिमला देवी की हत्या हुई है, आपकी कंगना रनौत पूरे प्रदेश के मंत्रिमंडल की बेटी हो गई, और एक गरीब की बेटी जिसको 25 छुरे के वार करके मारा गया, वो गरीब की बेटी, सरकार की बेटी नहीं, उसको 25,000 तक का मुआवजा अभी तक नहीं मिला, उसके लिए भी आंदोलन सड़कों पे आना पड़ा। तो ये आज दलित वर्ग की स्थिति है, क्योंकि सड़कों पे तो आना पड़ेगा और अपने मुद्दे हमें मनवाने के लिए। और इतनी निर्मम हत्या, कोई आदमी या तो अपना प्रभाव छोड़ने के लिए, या बिमला देवी ने जिस तरह जिंदान ने गरीब तबके के लिए आवाज़ उठाई थी, तो एक ये जो मानसिकता है मनुवाद की, ये भी मानसिकता है कि अगर हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हम ऐसा हश्र कर सकते हैं। एक डर बिठाने के लिए दलित समाज के, हाँ, टेरर टैक्टिक्स के तौर पे ये किया जा रहा है कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम आपकी हत्या भी कर सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल ये इस तरह देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी दिक्कत आन पड़ी है कि आज हमें जो विधानसभा के बाहर इकट्ठा होना पड़ रहा है। मैं आज वर्तमान समय की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा पिछले 6-7 सालों से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है। हम देख रहे हैं एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जब न्यूज़पेपर में बिल्कुल छोटी सी कटिंग नहीं लगी होती कि आज इस जगह पर दलित के ऊपर जो वो हमला हुआ है, आज यहाँ पर एक दलित की हत्या हुई है, आज यहाँ पे जो दलितों का शोषण हुआ है। क्योंकि मीडिया भी उस तरीके से इस इश्यू को नहीं उठा पाई है। अगर कवरेज के नाम पे मिलता है एक वो साइड वाला कॉलम, लेकिन दोस्तों हमें कोई कवरेज नहीं चाहिए, हमें हमारे हक चाहिए। हम डिमांड कर रहे हैं, मुझसे पहले भी वक्ता बोल चुके कि बहुत सारे जो वो हमले कर दिए हैं विद इन हिमाचल, हमें उनसे मुक्ति चाहिए। अरे आप लोगों के लिए दलित शोषण मुक्ति एक मंच हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं गर्व से मुक्त दलित, अब जाग रहे हैं, हम समझ रहे हैं तुम्हारी नीतियां। अरे आरक्षण को कमजोर कौन लोग कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की। अरे एजुकेशन का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है, सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम
दे दिया है। वही जो एससी और एसटी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती थी, मैं छात्र हूं इसीलिए छात्र कम्युनिटी की भी बात करूंगा कि जो एससी और एसटी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती थी उसकी भी आप लोगों ने कटौती कर दी। पिछले 3 सालों से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप मिली है, बाकी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिली है। आए दिन हम देखते हैं कि दलितों के लिए तुम लोगों ने स्पेशल किस रोजगार का जो है वो प्रबंध किया है। अरे रोस्टर के साथ छेड़छाड़ करने वाले आप लोग हैं, आरक्षण को कमजोर करने वाले आप लोग हैं, अरे पढ़ने से रोकने वाले आप लोग हैं। तो अब किस तरह से जो वो ये जो पिछड़े तबके हैं इनको आगे लेके आ पाएंगे। अरे जो आए दिन दलितों की हत्याएं कर रहे हैं वो आपके लोग हैं या आप लोग उसमें शामिल हैं? आप कौन से दलित वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं? अरे हद तो तब होती है जब हम अपने ही लोगों को, जिनको हमने इसीलिए वोट दिया, इस असेंबली में इसीलिए चुन के भेजा कि तुम जाएंगे और हमारे लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि प्रवृत्ति तो विचार में होती है, कि तुम्हारा विचार ही घटिया है कि तुम अंदर जाके जो है वो बदल जाएंगे, हम लोगों को भूल जाएंगे। अरे हम वही लोग हैं जो तुम्हारे लिए पोस्टर लगाते थे, तुम्हारे लिए प्रचार करते थे, लेकिन आज तुम किसका प्रचार कर रहे हैं? आज तुम हथियारों का प्रचार कर रहे हैं जिन्होंने हमारे दलित भाइयों को मारा है। आज तुम उन उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, तुम उन बड़े बड़े जमींदारों की बात कर रहे हैं, तुम उन ठेकेदारों की बात कर रहे हैं जो आए दिन हमारा खून चूसते हैं और हमारा शोषण करते हैं। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने यहां पर भी बोला और एक वक्ता यहां से कह भी रहे थे, अरे सबसे बड़ा अगर कहीं पर शोषण है तो वो हमारी दलित महिलाओं का है, जो बेचारी दिन रात मेहनत करती है, परिवार को चलाती है। तुमने सेल्फ हेल्प के नाम पे ग्रुप्स तो खोले हैं, लेकिन उनके लिए कितना बजट दे रहे हैं? अरे यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, ऐसी कौन सी नौबत है कि इतने दूर दूर से आज इस प्रदर्शन के लिए इनको आना पड़ रहा है? ये महज प्रदर्शन नहीं है, ये हमारे हकों की लड़ाई का एक महज टोकन धरना है। और यहां से चेतावनी भी है आप लोगों के लिए कि यदि अब भी नहीं सुधरे तो दोस्तों, अगर हम बनाना जानते हैं, एमएलए की बात कर रहा हूं दोस्तों, यदि हम बनाना जानते हैं तो वापिस बुलाना भी जानते हैं। और अपनी बात को अगर इसके ऊपर बोलता रहूंगा तो शायद 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन आज से इस लड़ाई की शुरुआत है। अब ये जो डीएसएमएम है अब चुप नहीं बैठेगा। अब पूरे हिमाचल में चंबा से लेकर लाहौल स्पीति तक, किन्नौर से लेकर सिरमौर तक, जितने भी हिमाचल का क्षेत्रफल है या जितने भी हमारे जिले हैं, एक एक आदमी को संगठित करेंगे और आज से ही इस लड़ाई की यहां से शुरुआत करते हैं। और भगत सिंह ने भी कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत होती है, तो वो धमाका आज जहां से हमने कर दिया है। सुनेगा तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो अगली बार सुनाने भी आएंगे और नमूना दिखाने भी आएंगे। आज साथी बोल रहे थे कि हम बहुत सभ्य हैं और हमारे जो रूल ऑफ रेगुलेशंस है, बैरिकेड्स को हमने सिर्फ छुआ है, उखाड़े नहीं है। ताकत बहुत रखते हैं, जज्बा बहुत रखते हैं। जिस दिन अपनी आई पे आए, बैरिकेड भी उखड़ेंगे, अंदर भी घुसेंगे और पॉलिसी कैसे बनती है हम लोग सिखा के भी बताएंगे। ज्यादा न बोलते हुए एक बार तमाम लोगों का फिर से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और इसी उम्मीद के साथ कि जब हम आज इस प्रदर्शन के बाद अपने घरों में जाएंगे, एक एक साथी को यूनाइट करेंगे और ये जो
सरकारें अंदर बैठी हैं, इनको अब वक्त आ गया है जवाब देने का, और वो हमारा जवाब होगा एक एक साथी को लामबंद करके। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, जय एकता, जय संघर्ष, लाल सलाम। ओरिएंटेशन टीचर एस.डी. शास्त्री 58 लोग लगे, एसटी का 0। हमीरपुर, बिलासपुर टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल में एसटी का 0। आपका डीएम में 12 पोस्ट है, एसटी वर्ग का पूरे हिमाचल में लगता है। सी&वी, आपका जेवीटी और आउटसोर्स जो भी छोटी मोटी, चाहे वो मिड डे मील वर्कर हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, वहां तो रोस्टर लागू नहीं होता। साथियों, मैं ज्यादा बात यहाँ आपसे ना करता हुआ, सभी आप ऐसे संगठनों से, दलित संगठनों से और जो प्रगतिशील संगठन है, चाहे वो CITU है, किसान सभा है, ऐसे भाई है, नौजवान सभा है, अगर हमारी मांगों से सहमत है, हमारी इन मांगों से सहमत है, जो हम कह रहे हैं उससे सहमत है, तो उनका आह्वान है कि दलित शोषण मुक्ति मंच के बैनर तले आइए और इस मंच की कामयाब कीजिएगा, ताकि हम आने वाले समय में बहुत जोरदार तरीके से अपनी मांगों को उठा सके। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आने वाले समय में आप लोगों से यह आह्वान करता हूं कि हमें अपनी इस यूनिटी को बनाना है और अपने संगठन को मजबूत करना है और अपने स्थानीय जो भेदभाव है उनसे भी ऊपर उठकर दलित एकता के लिए आगे आना है। फिर हमें ये 15% के लिए नहीं, हम जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात करेंगे। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हासिल करने के लिए हमें इस लड़ाई को मजबूत करना है। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय एकता, जय संघर्ष, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद डॉक्टर आशीष जी। आगे की बात, हमारा मकसद, दलित समुदाय का मकसद किसी के अधिकारों को छीनकर या हम किसी के विरोध में या किसी जाति के विरोध में या किसी समाज के विरोध में यहाँ एकत्रित नहीं हुए हैं। हम एकत्रित हुए हैं उन संवैधानिक मूल्यों के तहत, वो संवैधानिक मूल्य जो संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान में दिए हैं कि दलितों को रोस्टर, आरक्षण, क्या क्या प्रावधान, रोटी बेटी का समानता का अधिकार, नौकरी में आरक्षण का अधिकार, शिक्षा में आरक्षण का अधिकार, आगे आने का अधिकार होना चाहिए। उन संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अगर एसटी समुदाय की बात करें तो पूरे देश के अंदर जो 15% आरक्षण की जो बात की जाती है और 7% बात की जाती है एसटी वर्ग के लिए, इसी आरक्षण की बदौलत हमारे विधायक, चाहे वो एसटी वर्ग से हैं, हमारे सांसद जो चुन के चाहे शिमला संसदीय क्षेत्र से दिल्ली जाते हैं और 17 विधायक एसटी वर्ग से, 3 एसटी वर्ग से, 20 विधायक यहाँ आते हैं, उनको सभी को भी दलित शोषण मुक्ति मंच ने आज इस विधानसभा घेराव के लिए, इन मांगों के समर्थन के लिए आह्वान किया था। लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है और वो आएंगे भी नहीं। अभी ज्यादा लंबी घटना, ज्यादा लंबी बात नहीं हुई है। 7 सितंबर का दिन आपको याद होगा, एक बहुचर्चित हत्याकांड हिमाचल प्रदेश में हुआ था। आरटीआई एक्टिविस्ट केदार सिंह जिंदान का, जो सिरमौर जिला से ताल्लुक रखते थे, उनकी हत्या, निर्मम हत्या हुई शिलाई के अंदर। गाड़ी को आगे पीछे करके उनके गर्दन के ऊपर इस तरह से रौंदा गया जिस तरह किसी कीड़े मकोड़े को भी रौंदा जाता। दूसरा, राजेंद्र शिलाई के अंदर, जिनके ऊपर मंदिर में जाने के ऊपर हमला हुआ, 18 फ्रैक्चर उनकी पसलियों में हुए। अभी ताजा उदाहरण राजगढ़ के अंदर, जहां से हमारी विधायिका पछाड़ की चुनकर भी आती है, उनके सगे परिवार से, उनके परिवार से जिनकी भतीजी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला हुआ, लेकिन विधायिका जी कहती है कि आप समझौता कर लीजिए, मेरा वोट खराब हो जाएगा, मेरा वोट बैंक खराब हो जाएगा। वहां जाकर दलित शोषण मुक्ति मंच जाता है, उनकी FIR एट्रोसिटी में दर्ज होती है। अभी ताजा उदाहरण है, राजकुमार यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसके ऊपर मार पिटाई हुई। सुरला के अंदर दलित बस्ती के पानी के स्रोत के अंदर जबरदस्ती शमशान घाट बनाया गया, वहां पर दलित शोषण मुक्ति मंच खड़ा होता है और हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सवर्ण वर्ग के साथ इस तरह खड़े हुए कि वो एट्रोसिटी एक्ट में FIR दर्ज नहीं होने देंगे। और हमने भी प्रण ले लिया था कि FIR होगी, एट्रोसिटी एक्ट में FIR दर्ज होगी। दिन रात एक कर दिया। इसमें हमारे चाहे अखिल भारतीय कोली समाज हो, आपका रामदासिया समाज हो, आपका वाल्मीकि समाज हो नाहन के अंदर, आपका दिमान सभा हो, अनुसूचित जाति बंगाला सभा हो, और कबीरपंथी समाज ने SP ऑफिस के आगे डेरा डाल दिया। और वो रातों रात और 4 दिन भागने के बाद वहां हाई कोर्ट से जमानत उन्हें मिली।
तो एक जमानत का प्रावधान पुलिस प्रशासन तंत्र इनके पास है, वो इन्हें भागने की इजाजत देता है। तो साथियों, मैं ज्यादा मुद्दों पे चर्चा नहीं करूंगा। आज जो हम देने आए हैं, हमारा मुख्य मांग, हमारा कर्मचारी लोग क्या कहते हैं, आज आपके धरने के ऊपर अभी चर्चाएं होगी, फेसबुक पे आप पोस्ट डालेंगे, उस पर चर्चाएं होंगी। क्या बोलेंगे कि अब तो सभी बराबर हो गए, आर्थिक समानता आ गई। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को यहां बताना चाहता हूं, दलित वर्ग के अंदर, एससी वर्ग के अंदर कितने भी आप आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, कितने भी आप आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, लेकिन आपको सामाजिक समानता कभी नहीं मिलेगी। ताजा उदाहरण आप देख लीजिए, राष्ट्रपति कोविंद का मंदिर में नहीं जाने दिया। आप उदाहरण देख लीजिए हमारे राजीव सहजल जी का, मंदिर में नहीं जाने दिया। तो ऐसी घटनाएं होती है और ये लोग इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन दलित शोषण मुक्ति मंच, चाहे वो मंत्री इस चीज को स्वीकार करता है, हम उसका खंडन करते हैं। और वो मंत्री जो दलित वर्ग से चुनकर आते हैं, उनको भी आह्वान करना चाहते हैं कि आप दलितों के वोट से विधानसभा और शिमला संसद में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आप धोखा करते हैं दलित समाज के साथ जब आप ऐसे ऐसे जो आपके साथ घटनाएं होती है उन्हें वापस लेते हैं। हमारे समाज के जो सबसे गरीब हिस्से के लोग हैं, जो दलित हैं, उनकी पीड़ा बड़ी है। जमीन मिलनी चाहिए थी और घर मिलना चाहिए था, और विधवा महिलाओं को जो पेंशन मिलनी चाहिए थी वो कहीं भी नहीं है। वो कहीं बहनें अभी भटक रही है, पेंशन के लिए भटक रही है, अपने जमीन के लिए भटक रही है, अपना घर बार के लिए भटक रही है। साथियों, हमारे जिला सिरमौर में आपको याद दिलाना चाहती हूँ, 7 सितंबर को जब जिंदान की हत्या हुई थी, कहा गया था कि जो बहन हेमलता को पेंशन देंगे, नौकरी देंगे। अभी तक सरकार के कानों तक जू तक नहीं रंगी है। जो पेंशन लगी थी वो भी बंद कर दी है। तो ऐसी सरकारों का हम क्या करेंगे? ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, जिनको ये पता नहीं कि जो विधवा है उनको पेंशन चाहिए, घर चाहिए, उनके बच्चे क्या करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे। साथियों, हमारे जिला सिरमौर में छुआछूत के सिर पे छुआछूत जो चल रही है, जो दलितों के साथ छुआछूत होती है, मंदिरों में प्रवेश नहीं होता है, और जो बंधुआ मजदूरों की तरह महिलाओं को और दलितों को रखा जाता है। गांव के अंदर हमारे लिए बर्तन और गिलास भी अलग रखे जाते हैं। जहाँ पे उनके जूते होते हैं, वहाँ पे दलितों को बर्तन और गिलास रखे जाते हैं। इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ भाइयों कि हमें एकजुट होकर इकट्ठा होना पड़ेगा और अपने संगठन को मजबूत बनाना पड़ेगा। उधर किंगल के छोटी मोटी ठेकेदारी करते थे, हार्ट अटैक से डेथ हो गई। काम उन्होंने किया वहां पर, उसका एसडीएम ऑफिस का, वो वेरीफाई हो गया कि 3,28,000 का काम, और बहुत बड़ा पैसा नहीं था। कितना पैसा था? 3,28,000। तो आज कोविड के चलते हुए हम देख रहे हैं लाखों लाख रुपया डिप्टी कमिश्नर सैनिटाइजर के पीछे, मास्क वो वितरित करने के लिए। वो वितरित होते नहीं होते, वो सैनिटाइजर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता दूसरी बात है, लेकिन लाखों लाख रुपया उसमें व्यस्त। लेकिन क्योंकि वो उनकी धर्मपत्नी, क्या नाम, राजेश भारती की धर्मपत्नी, हाँ, मीनाक्षी, वो बेचारी क्योंकि वो दलित परिवार से संबंध रखती है, तो 3,28,000 देने के लिए आप इनकार करते हैं। इंक्वायरी शुरू हो गई। मतलब ये दृष्टिकोण क्या है? यह है चिंता का विषय। मैं एक विधायक होने के नाते उस प्रश्न को उठाता हूं, अगर किसी और का उठाया होता तो उसका पैसे का वितरण हो जाता है। लेकिन क्योंकि आप दलित परिवार से संबंध रखते हैं, तो वो पैसा आज भी नहीं दिया गया है, आज भी नहीं दिया गया है। जबकि काम कब कर दिया गया? काम ये 2 साल पहले कंप्लीट करके दे दिया गया। आप समझ नहीं सकते हैं कि किस लेवल की पीड़ा वो उस परिवार के अंदर होगी। कोई साधन नहीं है। कोविड-19
रहा है, लेकिन अब 3,28,000 देने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि दलित परिवार से संबंध रखते। ये एक नहीं, रोज ये वो फागली का किस्सा कुल्लू का आप जानते, मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। वो फूल फेंका देवता जी ने, वो फूल कहीं वो दलित के उसमें आ गया, आपने उसकी पिटाई कर दी, मुकदमा तक दायर नहीं किया। जब दलित लोग इकट्ठे हुए, अब इकट्ठे होने के बाद तब आपने मुकदमा दायर किया। इसीलिए भाइयों बहनों, मैं क्या कहना चाहता हूं, ये रवि दलित की पोस्ट डालता रहता है, हर तीसरे दिन इसकी पोस्ट देखता हूं मैं, अच्छी बात है, उससे शिक्षित होते हैं, लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात है ये समाज का सबसे पीड़ित गरीब हिस्सा आजादी के 73 साल बाद अगर उसको जीने के अधिकार को हासिल करना है, उसके पास एक ही चारा है, और वो चारा है कि उसको संगठित होना है, इकट्ठा होना है और समाज के उस हिस्से के साथ करनी होगी। कौन सा हिस्सा? जो दूसरा गरीब है, जो दूसरा पीड़ित है, अकेला। आप जानते हैं भीमराव अंबेडकर से बड़े इस देश के अंदर और भी हुए होंगे, लेकिन वो बहुत बड़े दलित नेतृत्वकारी थे। उनकी जिंदगी के तजुर्बे ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया कि जब तक तमाम पीड़ित की एकता कायम नहीं की जाएगी, आप इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं जो ये मनुवादी व्यवस्था है। इसलिए मैं आपके साथ हूं, आपके आंदोलन के साथ हूं, आपकी मांग के साथ हूं, और इस कोविड-19 के चलते हुए मैं जानता हूं आपकी पीड़ा बड़ी होगी। मैं जानता हूं आज भी मैंने वो प्रश्न उठाया, इसका मोटा जिक्र यहाँ पर मैं देख रहा था, जिसमें सरकार की तरफ से उत्तर आया। हमने उनसे पूछा, आप बताएं, ये पीटीए है, ये आपका पैट है, ये आपका जो आरटीए के तहत जो एसएमसी का अध्यापक लगता है, उसमें आप रिजर्वेशन का वो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? मैं लाया नहीं कॉपी, प्रेस वालों को देंगे हम उस कॉपी को। वो जवाब ये है कि पॉलिसी में है नहीं, वो प्रश्न लगा नहीं, चर्चा में नहीं आया आज, क्योंकि उस समय ठीक 12 बज गए थे। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसी पॉलिसी देश में हो सकती है जो पैट की हो, पीटीए की हो, या एसएमसी टीचर की हो, जो संविधान की मूल धारा के विपरीत हो? कैसे संभव है? और जो ये आरटीई आया, जिसके तहत एसएमसी टीचर्स की नियुक्ति हुई है, ये तो वो इसलिए आया क्योंकि राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार को तब्दील करने के लिए आर्टिकल 21 जो जीने का अधिकार है उसमें शामिल किया गया। वहां क्या जवाब दिया? वहां पॉलिसी नहीं रखा, बोला कानून स्पष्ट नहीं, कानून इस बात पर चर्चा नहीं करता है। क्या नहीं चर्चा करता है? आपका 85 संविधान वो पारित हो गया है, संशोधन पारित हो गया है, तो आपको चाहिए क्या? आप क्यों करते हैं ये? इसीलिए करते हैं कि मनु की नीति को आप जिंदा रखना चाहते, मनु के सिद्धांत को आप लागू करना चाहते, मनु के विचार को, उसकी समझ को आपने कूट के समाज में ये डाला है जो कभी भी अनुमति बराबरी का नहीं देता है। ना महिला को मिल सकती है, ना जो हमारे समाज का गरीब है, जो दलित जिसको हम कहलाते हैं, ना उसको मिल सकता है। अगर ये बराबरी का हक चाहिए, ये मनु की नीति को हमेशा के लिए दफनाना पड़ेगा, इसको खत्म कर देना पड़ेगा, उखाड़ कर फेंक देना पड़ेगा। सब बराबरी का ये 2 दिन की लड़ाई नहीं, लंबी लड़ाई है। भाटिया जी भी कई दफा जोश में आ जाते और ऐसा लगता है कि अभी उखाड़ गुस्सा है। जस्ता बुद्धि सिंह जी पूरी जिंदगी अफसर रहे सचिवालय में, ये जानते हैं, सब अपने जिंदगी के तजर्बे से इस बात को जानते हैं
कि किस तरीके का जुल्म ये किया जाता है इस व्यवस्था के अंदर। बहुत सी लंबी चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कोविड-19 के चलते हुए भी आपने अपनी बात को हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ पर सरकार के दरबार पर पहुंचे हैं। कुछ जिम्मेदारी मेरी बनती है, मैं कह नहीं सकता हूं। सब जिनको आपकी चिट्ठी गई है, मुझे एहसास हुआ है कि वो आपकी मांग के साथ है, लेकिन आप जानते हैं व्यवस्थाओं के अंदर 3600 किस्म की मजबूरी होती है। अपनी पार्टी के दायरे से बाहर कोई आना नहीं चाहता है। जिसका भी हम साथ ले सकते हैं, जिसका भी हम साथ ले सकते हैं, उसका आज लेने की जरूरत है। और मैं इस पक्ष का हूं, ये जानता हूं कि वो जो दूसरी पार्टी की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो यथास्थिति के लिए है, परिवर्तन के लिए। तो वो होती है जो मजदूर किसान की बात करती है, वो परिवर्तन के लिए है। लेकिन अगर एक मांग को भी हासिल करने के लिए थोड़ा सा किसी का साथ मिल सकता है तो साथ लेने की जरूरत है। संकीर्ण दृष्टि से आगे कभी बढ़ा नहीं जा सकता है। व्यापक एकता को कायम करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो आपने ये मांगे इसमें आपने शामिल की है। इसके अलावा भी बहुत सी मांगे हो सकती है, इसके अलावा भी बहुत से दुखड़े हो सकते हैं जो इन मांगों से पैदा होते हैं। मैं आपको वायदा देता हूं कि मेरा विचार, मेरा रास्ता हमेशा आपके साथ रहेगा, आखिरी सांस तक रहेगा। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आपको, जैसे जैसे ये गैर बराबरी समाज के अंदर लड़ाई आगे बढ़ेगी, मजदूर की बढ़ेगी, किसान की बढ़ेगी, महिला की बढ़ेगी, दूसरी पीड़ित की बढ़ेगी, उसी के साथ आपकी लड़ाई भी आगे बढ़ेगी।